बेरोजगारी बड़ा मुद्दा भी है एक, और उससे बहुत लोग प्रभावित हैं, जिसका भाजपा को चुनाव में क्या नुकसान नहीं हो सकता है? देखिए, महंगाई एक समस्या है, लेकिन उस समस्या के समाधान के रास्ते निकाले गए। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी का लगभग 80% हिस्सा ऐसा है जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन सहित तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार के नए नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। पिछली सरकारें जब सपा बसपा की थी तो 5 साल में 2 लाख नौकरियां नहीं दे पाते थे। हमारी सरकार 4.5 लाख से अधिक नौकरियां बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के देने का काम किया है। और पिछली सरकार में रिश्वत देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो नौकरी आपको प्रतिभा के आधार पर मिल ही नहीं सकती थी। भाजपा और हमारी जो सरकार करेल में जो घटना कल हुई है, करेल की घटना में जिस तरह से वो हमला वहां पे हुआ है, उससे क्या लगता है आपको? आपने उसकी डिमांड भी की कि मैनपुरी में केंद्रीय बल के माध्यम से जो चुनाव करा देते थे। मैंने इसलिए इस डिमांड को किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसे फिरोजाबाद हार गई, इटावा हार गई, बदायूं हार चुकी है, कन्नौज हार चुकी है, वैसे ही 2022 के चुनाव में मैनपुरी में भी चुनाव हार रही है। वो बौखलाए हुए, उनके पास गुंडे अपराधी ज्यादा है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक नहीं 2 हमले किए। 2 दिन पहले भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सदस्य बहन गीता साक्य के ऊपर हमला किया गया है, वो करहल प्रचार करने क्यों जा रही हैं। फिर 2 दिन बाद मैं स्वयं वहां सभा करके जब लौट के आया, रात में मुझे समाचार मिला कि भारत सरकार में मंत्री हैं प्रत्याशी के साथ साथ, और वह जब वापस जा रहे थे सभा स्थल से तो सैकड़ों की संख्या में पालतू गुंडे और अपराधी जो श्री अखिलेश यादव जी ने पाल करके रखा है, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। और इस हमले की घटना के बाद से निश्चित तौर से जो दोषी है कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहां निष्पक्ष चुनाव के लिए मैंने जरूर कहा है कि चुनाव आयोग इस पर विचार करे कि वहां केंद्रीय बलों की हर बूथ पर तैनाती होनी चाहिए, गांव के अंदर भी तैनाती होनी चाहिए, जिससे लोग निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो मुख्यमंत्री जी, पहले दूसरे चरण में यूपी का चुनाव हो चुका है। पहले दूसरे चरण में पिछली बार 113 सीटों में भाजपा को 91 सीटें मिली थी। इस बार क्या आपको उम्मीद है कि कितनी सीटें भाजपा को? देखिए, मैं मानता हूं कि 2012 से 2017 में जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, पूरा उत्तर प्रदेश असुरक्षित प्रदेश बन गया था, अपराधियों का पूरा वर्चस्व कायम हो गया था, दंगा करने वालों को जैसे खुली छूट देने का काम कर दिया गया था, अपहरण एक उद्योग बन गया था, किसान और किसान का परिवार और उनका सामान भी सुरक्षित नहीं रहता था। और जो स्थिति पश्चिम के विशेष तौर से जिन 2 चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 2 चरण के चुनाव की, उन 2 चरण के चुनाव में जो मैंने महसूस किया है, या मैं मानता हूं कि हम 2017-2022 में दोहराने का काम किए हैं। और पहले ही झोंके में साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। 13 सीटों पे और 403 सीटें हैं यहाँ पे। तो आप अगले चरणों में क्या मतलब कौन सी चुनौतियां मान रहे हैं और किस तरह से भाजपा को आगे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनौती में मैं अगर कहूँ कि ना सपा है, ना बसपा है, ना कांग्रेस, और ना इनके साथ जुड़े हुए कोई दल। चुनौती तब बनते हैं जब कोई सरकार में होने पर जो उसका कर्तव्य है, जो जनता के प्रति जवाबदेही है, जो गरीबों की सेवा, किसानों की जरूरत, माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान, नौजवानों को पारदर्शिता से उनको सरकारी नौकरियां हो या जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनाना हो, तो सरकार का धर्म होता है। अगर हमने उसको ठीक से ना निभाया होता तो हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं होती। हर चुनाव में जो मुद्दा होता था कि बिजली आती नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में मुद्दा यही है विपक्ष के पास कि भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। तो जो सपा सरकार के समय में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। सपा की सरकार में विकास के नाम पर केवल लूट योजना का ही अभियान चलता था, भाजपा की सरकार में विकास के नाम पर धरातल पर काम हो रहा है। गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है, गरीबों को घर के सामने शौचालय बन रहा है, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, गरीबों के घर में, जिनके घर में आजादी के बाद से बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंच गई है। ये विपक्ष जैसे आरोप बार बार लगाता है भाजपा के ऊपर कि भाजपा अपनी योजनाएं
तो जो काम कर रहे हैं बजाय उसके वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो अपना उस पर भाजपा जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर करती है। देखिए, यह आरोप जैसे 2022 के चुनाव से पहले वह हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि भाजपा दलितों और पिछड़ों की पार्टी नहीं है और वह अगड़ों की पार्टी है। उनके ये आरोप निरर्थक साबित हुए और आज संपूर्ण अगड़ा वर्ग, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग की यह जो त्रिवेणी है भाजपा के साथ है। इसी प्रकार से इस समय जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की यह बात कर रहे हैं, अगर हमारा यह लक्ष्य होता तो हम भी श्री अखिलेश यादव जी की तरह केवल कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनवाने का काम करते। हमने लगातार सबका साथ सबका विकास का मंत्र अपनाते हुए हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, मजदूर मजदूर एक समान, नौजवान नौजवान एक समान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमने इस रास्ते को अपनाया। और हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना मतलब एक तरह से थोथरापन है जिसका पूरी धार कुंद हो गई है और वह कोशिश कर रहे हैं कि इसको लोगों को चस्पा करने का प्रयास करें। इस तौर से हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम तो विकासवाद की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग सुरक्षा चाहते हैं। जो सपा सरकार का मतलब है सुरक्षा को खतरे में डालना। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि कमल के एक बटन दबाने का मतलब है गरीब को एक पक्का मकान, शौचालय, रसोई गैस, आयुष्मान भारत कार्ड, हर घर में नल से जल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन, साथ में तेल भी, नमक भी, दाल भी, चना भी या उपलब्ध कराने का काम होता है। और समाजवादी पार्टी की साइकिल की गलती से बटन दब गई तो एक कोई अतीक अहमद, कोई मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को जन्म देने का काम करना है। क्योंकि सपा मतलब अपराधीकरण, सपा मतलब दंगाकरण, सपा मतलब जमीनों पर कब्जा करण, सपा का मतलब ही है सब जितने अनुचित काम है वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पहले होते रहे हैं और उनकी यह मंशा जागृत हुई थी, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। नकारने के कारण से मैं कहूं कि अब इस चुनाव को भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्याशी तो जरूर लड़ रहा है, लेकिन इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया। चुनाव की आचार संहिता के आसपास ही पार्टी से कई पिछड़े नेता छोड़ के गए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके साथ भी और मंत्री आपके थे जो आपके 5 साल आपके साथ रहे, आपकी सरकार में मंत्री रहे, और उन्होंने ऐसे इल्जाम पार्टी पे लगाया भाजपा पे कि भाजपा में पिछड़ों के विरोधी या भाजपा पिछड़े वर्ग का ध्यान नहीं रखा जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, और इससे क्या भाजपा को नुकसान नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग गए हैं वही चुनाव जीत करके वापस नहीं आने वाले हैं। उन्होंने बहुत एक बड़ा एजेंडा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के सेट किया होगा कि शायद हम पिछड़े वर्ग के वोटों को समाजवादी पार्टी के साथ ले जा पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास और उनका चरित्र जो जनता जानती है, उसमें से पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का एक भी वोट उनके साथ जाने को कतई तैयार नहीं है। जो भाजपा के साथ थे वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे, या सब लोगों ने दिखा भी दिया है। और 2 चरण के चुनाव के जो परिणाम अब ईवीएम मशीन के अंदर बंद हो गए हैं, और परिणाम का जो हमारी संगठन संरचना में फीडबैक आया है, उस फीडबैक में भी यही है कि हम चुनाव 2017 की तरह 2022 में भी जीत। तो क्या आपको लगता है कि अभी भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और उसको बनाए रखने के लिए पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है? जो विपक्षी आरोप लगाते हैं केवल अपने लोगों को, खास लोगों का ध्यान रखते हैं, आपके इस बारे में क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, इसकी त्रिवेणी है और सब लोग भाजपा से बहुत प्यार करते हैं। हमारे सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल में बसा करके रखते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने देश की सत्ता की बागडोर संभाली है तब से लेकर आज तक, चाहे समाज का कोई वर्ग हो जिसे योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष पहले भाजपा से दूर करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ हुई। अब त्रिवेणी हमारे साथ है और जो कुछ हिस्सा अभी सब बचा हुआ विपक्ष के पास, उस हिस्से को भी अब ये पता चला है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, केंद्र में या प्रदेश में, तो उसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो विपक्ष के लोग उनको उलझाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं, भाजपा तुम्हारी दुश्मन पार्टी है। जबकि सपा बसपा कांग्रेस के समय दंगे होते थे और दंगे में जो मौतें होती थी, वो मौत जो होती थी वो केवल हिंदुओं की नहीं होती थी, उसमें मुसलमान भी मारे जाते थे। लेकिन भाजपा के समय एक भी दंगा नहीं हुआ, न हिंदू मरे न मुसलमान मरे। तो जो एक बड़ा वर्ग जिसे अल्पसंख्यक के वाद के नाम पे राजनीति की जाती है,
अब वह भी समझ रहा है, और उन वर्गों से भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जो विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय में भी मैं कहूं कि जो पिछड़ी जातियों से संबंधित लोग हैं, वह भाजपा को अपना मान करके भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी हर वक्त जरूरत लोगों को महसूस होती है कि हमें दोनों समय का भोजन मिलना चाहिए। रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे, तब उसकी जरूरत पूरी होती है। लेकिन जब कोरोना का संकट आया तो जैसे सबके लिए व्यवस्था की गई, उस सब में से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब उसमें शामिल। मुकाबला कैसे करेंगे आप? ये देखिए, जातिवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो 2014 से लेकर के 2019 तक कभी अलग अलग सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा तो हमारे 73 सांसद यूपी से जीत करके गए। फिर इन्होंने गठबंधन करके चुनाव 2017 में लड़ा तो हमारे 325 विधायक जीत करके आए। 2019 में तो एकदम आश्चर्यजनक घटना घटती है, सपा और बसपा और लोकदल और कांग्रेस सब एक हो जाते हैं, और इनके एक होने के बाद भी हमें 51% वोट मिलता है। 64 हमारे सांसद यूपी से जीतते हैं, और यह संदेश साफ है कि ये सारे विरोधी पार्टी जो विशेष तौर से मोदी रोको प्रतियोगिता का हिस्सा है, भाजपा रोको प्रतियोगिता का हिस्सा है, वह अब चतुर्दिक फेल हो गए हैं। और सर्व समाज ने स्वीकार किया है कि हमारे नेता मोदी जी हैं, हमारे नेता आदरणीय योगी जी हैं, और प्रदेश विकास के पथ पर आगे जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं भाजपा के ऊपर या मोदी जी और योगी जी पे, जबकि वो अपनी योजनाओं में कहीं भी भेदभाव उनकी योजनाओं में दिखाई नहीं पड़ता, सबको समान लाभ दिया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर से सबको लाभ भी दिया जा रहा है और सबका विश्वास भी बढ़ रहा है, और वो विश्वास की परिणति आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगी, जब सभी लोगों का वोट जो भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही है, हर उस वर्ग से, हर उस मोहल्ले से, हर उस गली से, हर उस समुदाय से भाजपा के लिए, कमल के लिए लोगों को डालने का एक मन बना चुके हैं। और जब आप देखेंगे 10 मार्च को 11 बजे ही, तो ऐसे ऐसे बूथों पर कमल खिल करके आएगा, जिन बूथों पे कमल खिलने के बारे में या जो हमारे विपक्षी हैं इनको कल्पना भी नहीं होगी। उनको तो यह मानते थे कि जो विशेष तौर से अल्पसंख्यक वर्ग का, विशेष पिछड़ी जातियों से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है, वो मजबूर है कि वह सपा को वोट दे, बसपा को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे। लेकिन मैं यह मानता हूं कि अब मजबूर नहीं, वो मजबूत है, क्योंकि उसके सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जिसके शासन देश के अंदर 7.5 साल से अधिक समय हो रहा है, और प्रदेश के अंदर 5 साल के समय में हमारी सरकार में किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, किसी के साथ विकास की योजना में भेदभाव भी नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास वास्तविक रूप से जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ। ये अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि योगी जी सिर्फ फीता काटने का, हमारे कामों का फीता काटते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग हुआ है। वो कोई भी योजना जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, अगर उस योजना को शिलान्यास करो तो कहे हमने इसको सोचा था, अगर वो काम पूरा करके उद्घाटन करो तो उसको कहते थे हमने इस काम को शुरू किया था। लेकिन वह इस बात को नहीं बताते हैं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 के बाद जब सरकार में थे कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, फिर कितनी परियोजनाएं बसपा सरकार आई उस समय कितनी अधूरी रह गई, फिर बसपा सरकार के द्वारा जो शिलान्यास किया गया उसमें से कितनी अधूरी श्री अखिलेश यादव जी ने छोड़ी। फिर श्री अखिलेश यादव जी के समय न तो मुलायम सिंह यादव जी के समय की योजनाओं को पूरा किया गया, न मायावती जी की सरकार के समय की योजनाओं को पूरा किया गया, और स्वयं शिलान्यास करते रहे और लूट योजना चल रही थी, कोई काम धरातल पे नहीं हो रहा था। इसलिए समाजवादी पार्टी की यह बेचैनी मैं समझ सकता हूं, वो बहुत बेचैन है, क्योंकि सत्ता के बगैर, जैसे पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती, वैसे ही सत्ता के बगैर सपा के मुखिया हो, चाहे बसपा के मुखिया हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, ये सत्ता के बगैर इनको लगता है कि हमारा सब कुछ लूट गया, छिन गया। भाजपा इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा अपराधियों को संरक्षण देने की, सपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण और सपा द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती है। लेकिन अखिलेश उल्टा कहते हैं कि हम नहीं, भाजपा वाले अपने अपराधियों को संरक्षण का आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे 2014 के लोकसभा चुनाव में कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन जनता ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जब वो मुख्यमंत्री थी। और वैसे ही 2017 में वो कहे थे हम 300 सीटों के साथ फिर वापस आ रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको 47 पर समेट करके रख दिया।
फिर 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक हो गए, तब भी इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार केंद्र में मोदी जी की सरकार चली जाएगी और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में अब केंद्र में भाजपा विरोधी सरकार आ जाएगी। लेकिन जनता ने इनके मंसूबों को चकनाचूर करने का काम किया है। वैसा ही स्वप्न, वैसी ही अहंकारपूर्ण बयानबाजी ये 2022 के चुनाव के 6 महीने पहले, जिसको मैं कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी चुनाव को पिकनिक मनाते हुए दिखाई दे रहा है कि चुनाव नहीं पिकनिक है। 6 महीने केवल जनता के बीच में जाएंगे, बाकी समय वह केवल ऐश करेंगे। वह परिवार और कुछ अपने गुंडे अपराधी माफिया इन लोगों के साथ बिताते हैं। तो उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं थी। उनके अहंकार को जनता ने चूर चूर करने का काम किया है और 2022 में तो समाजवादी पार्टी सोच ही नहीं सकती। वो जानते भी हैं अभी ये 27 में भी इनका नंबर लगने वाला नहीं है। आने वाले पता नहीं कितने पंचवर्षीय ऐसे बीतेंगे जिसमें सपा का, बसपा का, कांग्रेस का यूपी की धरती पर आता पता नहीं चले। भाजपा के सारे नेता, प्रदेश के जितने शीर्ष नेता हैं, सभी आप लोग लगे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत विजिट हो रहा है और प्रधानमंत्री जी भी कमान संभाले हैं। कहीं कोई दिक्कत है क्या कि प्रधानमंत्री जी को समर में उतरना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता, और अगर सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं है नेता तो हम उनको यहां से पार्सल नहीं करने वाले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े नेता है। हाँ, उत्तर प्रदेश उनके लिए विकास के लिए एक तरह से बड़े रोड मैप के रूप में उन्होंने तैयार किया है। और अगर यूपी के अंदर वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो हर गरीब मजदूर किसान जो छोटा से छोटा जो तमाम कठिनाइयों में जीवन जी रहा है वो मोदी जी के साथ दिल से जुड़ा हुआ है। और उनके आने के कारण भाजपा के हर प्रत्याशी को और पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगना, भाजपा के सबसे बड़े लीडर का कार्यक्रम लगना, और इस रूप में हम लोग देखते हैं। विपक्ष जरूर इस बात से बेचैन होता है कि अगर मोदी जी आ गए तो उसकी दुकान में जो 2-4 कुछ बचने वाला था वह भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इस प्रकार के भय से भयाक्रांत हुए थे। इस चुनाव में आप अपनी भाजपा सबसे बड़े प्रतिद्वंदी किसे मानती? सपा बसपा कांग्रेस सभी लगे हैं। सपा से अखिलेश यादव चल रहे हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग सारे लोग लगे हैं, मायावती भी निकल रही हैं। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे आप मानते हैं इस चुनाव में? देखिए, मैं 2022 के चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। और पहले भी मैं कांग्रेस के बारे में बता चुका हूँ कि कांग्रेस के पास केवल फोटो खिंचाने वाले लोग बचे हैं। कांग्रेस की बागडोर लेकर के यहाँ पर प्रियंका मैडम यहाँ घूमती हैं, जो अपने भाई श्री राहुल गांधी जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का समर्थन लेकर के लड़ने के बाद भी चुनाव हार गई। और जब हार गई है तो मैं यह मानता हूं कि कोई कांग्रेस का भविष्य तो उत्तर प्रदेश में है नहीं। सपा बसपा भी समाप्त होने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जिनके वोट लिए उनके लिए कुछ किया नहीं। केवल गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए काम करने वालों को सत्ता की बागडोर अब जनता सौंपने को तैयार है। इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि बसपा की थोड़ी निष्क्रियता ज्यादा दिखाई देती है। तो क्या इससे ये नहीं लगता है कि जो मुस्लिम समाज का वोट पहले ये होता था कि वो सपा के साथ, बसपा के साथ रहता था या कांग्रेस के साथ रहता था, इस बार जो उसका ध्रुवीकरण होगा और सपा के पक्ष में होगा, जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, इनकी स्थिति एक जैसी है। यह चुनाव सुरक्षा और असुरक्षा के बीच में है। यह चुनाव गुंडागर्दी और गुंडागर्दी से मुक्ति के बीच में है। यह चुनाव एक तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बनाम माफिया बनाम अपराधी के बीच में है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता, जिससे वह सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहती है, जो भाजपा ही दे सकती है, तो पहले सुरक्षा को महत्व देते हुए वह कमल के फूल को अपनाने का काम कर रही है। बाकी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या तीनों दलों का कहीं अता पता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि चुनाव में कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता इनको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन चुनाव निशान कमल का फूल है। अगर कोई एक भी प्रत्याशी के बारे में ऐसी कोई नाराजगी भी है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत इतनी रहती है कि वह चुनाव को जिताने के लिए पूरी तरह से सक्षम होती है। और विशेष तौर से लोग माननीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को देख करके और भाजपा के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट देते हैं, अथवा हमारे गठबंधन के जो साथी प्रत्याशी हैं उनको वोट देते हैं। जो नाराजगी बताई जा रही है उस नाराजगी में उतनी सच्चाई नहीं है, फिर भी
कोई जब लगातार 5 वर्ष विधायक रहता है तो थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब वह दूसरी तरफ देखता है कि अगर इतने विधायक हमने चुन करके नहीं भेजा होता तो भाजपा की सरकार नहीं बनती, और भाजपा की सरकार नहीं बनती तो जो सुविधाएं मिली है वो सुविधाएं नहीं मिलती। इसलिए सरकार बनाने के लिए भाजपा के विधायकों का जीत करके बहुमत में आना आवश्यक होता है, प्रचंड बहुमत में आना आवश्यक होता है। इसलिए जनता सब कुछ गई है भूल, उसे याद है नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी और कमल का फूल।